हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मेंटर टीकेटीजी में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके करंट अफेयर्स, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग सभी की प्रिपरेशन प्री, मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट हर लेवल पे कराएंगे। आज का हमारा जो पहला लेक्चर है उसकी शुरुआत हम लोग करंट अफेयर्स के साथ कर रहे हैं और उसमें जो हमने टॉपिक लिया है वो डेथ सेंटेंस लिया है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कैपिटल पनिशमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं मृत्युदंड। मेरा जो मीडियम रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा ताकि दोनों मीडियम के बच्चे इससे बेनिफिट ले सकें। तो अभी सवाल ये है कि जो कैपिटल पनिशमेंट है ये इसमें क्या क्या इनपुट्स हैं, क्या इसे रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए। तो ध्यान रखिए, इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविज़न है, यस राइट। किस और इसमें कौन सी धारा लगती है? इसमें आईपीसी 302 आईपीसी 302 के तहत अगर आप किसी की हत्या करते हैं या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम करते हैं तो आईपीसी 302 के तहत आपको मृत्युदंड हो सकती है, कैपिटल पनिशमेंट हो सकता है। तो अब इससे एक सवाल उठता है कि जब किसी व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट होता है, डेथ सेंटेंस होता है, तो उसका जो जीवन है वो ख़त्म हो गया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, यानी आपके जीवन का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 है। तो जब आपका जीवन ही नहीं रह जाएगा तो फिर आपका मौलिक अधिकार का ये तो हनन हो गया ना, कि हमारे इमरजेंसी के कंडीशन में भी आर्टिकल 20 और 21 जीवित रहते हैं, लेकिन जब आपको डेथ सेंटेंस दिया जाता है तो आर्टिकल 21 आपका वायलेट हो गया। तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्या किसी कल्प्रिट को जिसको डेथ सेंटेंस अवार्ड हुआ है, क्या उसका आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, डेथ सेंटेंस किसी भी तरह से आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप सीरियस ऑफेंसेस करते हैं और इफ़ द प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज़ फॉलोड, जो विधि की स्थापित प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है, आपने अगर सरकार ने, एग्जीक्यूटिव ने, कार्यपालिका ने उन सारी विधि की स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए अगर किसी व्यक्ति ने जिसने सीरियस क्राइम किया है उसको डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट करती है जिसका ऑर्डर कोर्ट ने दिया है, तो किसी भी तरह से इसे आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो ये क्लैरिफिकेशन हो गया कि इंडिया में डेथ सेंटेंस प्रिवेल करता है। क्या यह आर्टिकल 21 का वायलेशन है? नहीं, क्योंकि आपने हीनियस क्राइम किया है, आपने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम किया है और जो प्रोसीजर अपनाया गया वो इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। इस तरह ये आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं हुआ। तो अब तो पहला आंसर मिल गया। अब इसमें जो दूसरा सवाल है वो ये है कि क्या इंडिया में डेथ सेंटेंस को, कैपिटल पनिशमेंट को कंटिन्यू रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? तो जैसे हर एक प्रॉब्लम में होता है कि उसमें दो पक्ष होते हैं, एक उसको फेवर करने वाले होते हैं और एक अपोज करने वाले हैं। तो वो लोग जो कहते हैं येस ये होना चाहिए, उनका क्या तर्क है? उनका कहना है क्यों होना चाहिए, तो पॉइंट वाइज समझते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेथ सेंटेंस उसको दो पार्ट में ब्रेक करें, एक तरफ येस, दूसरी तरफ नो। येस में हो सकता है कि जो लोग कहते हैं कि हाँ इंडिया में डेथ सेंटेंस को कंटिन्यू रखना चाहिए, वो अपना पहला पक्ष देते हैं, पॉइंट देते हैं फेवर में, वो ये कि इट एक्ट्स एज ए डिटरेंस, ये भयादोहन का काम करता है। यानी जिस व्यक्ति ने बहुत क्रूर कोई अत्याचार किया है, क्राइम किया है, तो अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड होता है तो दूसरा जो व्यक्ति है जो अपराध ऐसा जब कभी करेगा तो करने से पहले उसके अंदर डर पैदा होगा कि इस तरह के अपराध की सज़ा मृत्युदंड हो सकती है, मैं अपना जीवन खो सकता हूं। तो अगर किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस होता है तो बाकी जो लोग ऐसा अपराध करने का सोचेंगे उनके दिल में एक दहशत पैदा होगी। इसलिए येस ये रहना चाहिए क्योंकि इट एक्ट्स एज ए डिटरेंस, ये भयादोहन का काम करता है। दूसरा जो लोग फेवर में तर्क देते हैं वो कहते हैं इट प्रोवाइड्स कंसोलेशन टू द विक्टिम फैमिली। जिस फैमिली के साथ में, जिस फैमिली के मेंबर का मर्डर हुआ है या उसकी बच्ची का रेप हुआ है, ठीक है, किडनैपिंग के बाद रेप मर्डर हो गया या रेप के बाद मर्डर हो गया, तो जब जो अपराधी है, जिसने अपराध किया है, उसको सज़ा मिलती है तो वो फैमिली जिसके साथ ये घटित हुआ, जिसने यह अगोनी और इस पीड़ा को सहा है, उसको कहीं ना कहीं कंसोलेशन मिलता है कि कम से कम चलो जिन्होंने हमारे बच्चे को हमसे छीना आज उनको सज़ा मिल रही है, तो उनको कम से कम ये कंसोलेशन मिलता है। थर्ड, इट प्रिवेंट होस्टेज लाइक कंडीशन, कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस नहीं दिया, उसके लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया,
बदले में जिसको आपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया है उनकी पार्टी के लोग, उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग जैसे आतंकवादी ही हैं, वो हमारे सिटीजन को कैप्चर कर लेंगे और बदले में बार्गेनिंग करेंगे कि आप अगर हमारे टेररिस्ट को जिसको आपने बंदी बना के रखा है उसे आप हमारे हवाले करिए, नहीं तो हम आपके सिटीजन जिनको किडनैप किए हैं उनको मार देंगे। अगर हम इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखेंगे तो ये आपने देखा होगा कि जो ये मसूद अजहर था, इसको जब इंडियन गवर्नमेंट ने पकड़ा था तो इसको छुड़वाने के लिए उन लोगों ने क्या किया था, उन्होंने हमारा जो एक विमान था IC-814 को वो लोग हाईजैक करके कंधार ले गए थे और उसमें उन्होंने क्या कहा था कि अगर इंडियन गवर्नमेंट हमारे जो 3 टेररिस्ट को कैद करके रखी है उन्हें नहीं छोड़ती है तो हम इन इंडियन सिटीजन को मार देंगे। तो सोचिए ज़रा कि जिन टेररिस्ट को गवर्नमेंट ने बंदी बना के रखा था, हॉस्टेज बना के रखा था, अगर उनको मार दिया गया होता तो बार्गेनिंग वाला ये क्वेश्चन ही नहीं रह जाता। चूँकि वो अभी जीवित हैं इसलिए बार्गेनिंग हो रही है। तो जो लोग फेवर में कहते हैं वो ये कहते हैं कि यस ये कंटिन्यू रहना चाहिए क्योंकि इसमें ये फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा वो और गिनाते हैं, इट प्रिवेंट फ्यूचर कमिटिंग ऑफ क्राइम, यानी कि जिस व्यक्ति ने इतना जघन्य अपराध किया है अगर उसे मार दिया जाता है, उसको मृत्युदंड दे दिया जाता है, कैपिटल पनिशमेंट हो जाता है, तो दोबारा वो इस तरह का क्रूर अपराध करने के लिए जीवित ही नहीं बचेगा। राइट। तो ये हमने तर्क दिए कि जो लोग कहते हैं कि यस ये रहना चाहिए। अब हम लोग इस पे आते हैं कि जो दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं ये इसको नहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। दुनिया के कई देशों में कैपिटल पनिशमेंट या डेथ सेंटेंस को ख़त्म किया जा चुका है। उनके अपने तर्क हैं। उनका जो पहला तर्क है कि जैसे वो लोग कहते हैं कि जो लोग फेवर कर रहे थे कि डेथ सेंटेंस रहना चाहिए, वो लोग कह रहे थे कि इट एक्ट्स एज ए डिटरेंस। तो ये जो लोग अपोज कर रहे हैं तो कह रहे हैं इट एक्ट्स एज ए डिटरेंस इज़ क्वेश्चनेबल, यानी कि ये भयादोहन का काम करता है, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये क्वेश्चनेबल है। क्यों? वो इसलिए कहते हैं कि जो सुसाइड बॉम्बर होता है उसको तो पता होता है ना कि अगर मैं इस अटैक में जा रहा हूँ, मैं अपने शरीर में बम बांध के जा रहा हूँ, तो जब मैं विस्फोट करूँगा तो पहले तो मेरे शरीर के ही चिथड़े उड़ेंगे। ये जानने के बावजूद वो अपने आप को मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या मृत्यु भय का काम करती है? ये हमेशा सही नहीं हुए। अगर ऐसा होता तो फिर सुसाइड बॉम्बर नहीं बनते। तो सुसाइड बॉम्बर का होना अपने आप में यह साबित करता है कि डेथ सेंटेंस डिटरेंस का काम हमेशा करता है, ये सही नहीं है। दूसरा जो तर्क देते हैं, कहते हैं कि इट प्रिवेंट्स चांस ऑफ रिफॉर्मेशन, कि जिसने एक बार अपराध किया कम से कम आप उसे सुधरने का एक मौका तो दे सकते हैं। लेकिन अगर उसने एक क्राइम किया, किसी को मार दिया या रेप किया, उसमें आप उसको डेथ सेंटेंस दे रहे हैं, तो आप सरकार ये मान के चल रही है कि इस व्यक्ति में सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है, जबकि ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ होगा कि आप किसी व्यक्ति के बारे में इतने जजमेंटल हो जाएं कि आप यहाँ तक जजमेंट दे दें कि नहीं ये सुधार कर ही नहीं सकता। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि ये चूँकि सुधार का मौका ही नहीं देता है, जब आप किसी को मार दे रहे हैं तो सुधरने का मौका ख़त्म हो गया, इसलिए इसे ख़त्म हो जाना चाहिए डेथ सेंटेंस को। तीसरा वो कहते हैं कि इट इज़ अ वायलेशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो एक सामाजिक संविदा का नियम है ये उसका भी उल्लंघन है। कैसे? कि जैसे एक तरफ हो गया स्टेट और दूसरी तरफ हो गया सिटीजन। तो जो सिटीजन होता है वो टैक्स देता है स्टेट को, बदले में जो स्टेट होता है उसको प्रॉमिस देता है कि हम आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे। तो जब आप किसी व्यक्ति को मार दे रहे हैं उसको तो आपने वादा किया है ना कि हम आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का ही तो वायलेशन हो गया है कि नहीं। इसके अलावा एक और जो वो लोग तर्क देते हैं अपोजिशन वाले कि इसे ख़त्म हो जाना चाहिए डेथ सेंटेंस को, ये कहते हैं कि राज्य स्टेट का प्रोविज़न इसलिए किया गया था ताकि हम क्राइम को कम कर सकें, और जब डेथ सेंटेंस दिया तो ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम हो गया ना, ये तो ऐसा क्राइम है जिसको स्टेट खुद ही कर रहा है। ठीक, तो क्राइम रोकने के लिए स्टेट बनाया गया था और यहाँ स्टेट ही क्राइम करवा रहा है। ये जो डेथ सेंटेंस है ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम हो गया, इसलिए वो कह रहे हैं कि डेथ सेंटेंस को ख़त्म हो जाना चाहिए। तो हमने जो लोग फेवर कर रहे थे उनका पक्ष सुना, फिर हमने वो पक्ष सुना कि इसे ख़त्म हो जाना चाहिए। तो हमारा कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अगर आपका क्राइम किसी व्यक्ति का जीवन उससे छीन ले रहा है, अगर आपका कोई एक्ट किसी के राइट टू लाइफ को छीन ले रहा है और आपने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी का क्राइम किया है, तो आपका राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 छीना जा सकता है। इसलिए डेथ सेंटेंस
क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, वैलिड है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बशर्ते कि ये कैसा होना चाहिए, अगर ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। तो हम लोग अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस को कैसे डिफ़ाइन किया गया है। मेरी समझ से डेथ सेंटेंस के बारे में आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगले वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होने के लिए क्या क्राइटेरिया है और उससे संबंधित जो केस स्टडीज़ हैं वो क्या हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।